सभी को जय हिंद। और सब मेंस का इन लोगों ने बता ही दिया, प्री का भी बता दिया। मैं क्या बताऊं सर, वो नोट्स शेयर हो गए क्या? हाँ नहीं नहीं, बेटर है ये। आजकल सोशल मीडिया लोग इतना जानते हैं, ठीक है, हम लोग की अब उम्र हो गई है सबकी। मैं ये कह रहा था कि मैं फिर क्या करता हूँ ना, एक सेक्शन खासतौर पे एथिक्स वाला जो है उसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो क्योंकि मैं एक बार और यहाँ पे आया था तो स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी शेयर की है, सबको बोर करने का एक ही चीज बता बता क्या फायदा। और एक चीज मैं आपसे बताऊं, बड़ी बड़ी कॉमन सी बात है, हम तीनों लोग ने अभी इस सेशन के पहले भी डिस्कशन किया, अभी आप लोग ने देखा भी होगा, प्रीलिम्स तीनों का फॉरेस्ट वाला भी क्लियर हो रहा था हर बार, और बढ़िया से क्लियर हो रहा था, और तीनों की स्ट्रेटजी प्रीलिम्स की एकदम सेम है, मतलब डिट्टो मैच कर रही है एकदम, कि ऐसे ही टेस्ट देना है, ढेर सारे टेस्ट लगाने हैं, ये करना है वो करना है, और एकदम मतलब सिमिलर है तीनों की। और मैंने, जो आप लोग लबासना लबासना चिल्ला रहे हैं, तो मैं वहां भी बहुत सारे लोगों से, एक दो लोग को छोड़ के, जैसे इस मामले में आपको पता ही होगा, जो पांडे जी हैं वो थोड़ा अलग है, उनका कहना है कि मैं टेस्ट वेस्ट नहीं लगाता था, बाकी मैं अभी भी इस बात पे विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि भाई जो कह रहे हैं तो गलत थोड़ा ना कहेंगे, लेकिन जनरली आप देखोगे मैक्सिमम लोग ये बात कहते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक बुक एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ पाओगे, उसके चौथी बार उसमें से क्या निकाल दोगे नया? तो बेटर होता है कि आप टेस्ट से सीखते हो कि हाँ यार यही टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, यही सारी चीजें आ रही हैं। तो प्रीलिम्स वाला इन्होंने शेयर कर ही दिया, बहुत डिटेल में बता दिया, मैं एथिक्स वाला थोड़ा सा शेयर करता हूं। अच्छा ये देखो, मेंस का भी मैं बस ये दिखाना चाहता हूं, मेंस में ज्यादा कुछ नहीं, ये मैं तो देखोगे ना, मैंने भी जैसे ये जतिन भाई दिखा रहे थे ना नोट्स, मैंने भी सिमिलर ही एकदम नोट्स बनाए थे, देखिए बिल्कुल मतलब सिमिलर, जैसे GS2 का था ऐसे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरे। इन्होंने थोड़ा सा बहुत डिटेल में बनाए थे, मैंने ऐसे डिटेल में नहीं, सीधे कहीं से कॉपी मार दिया, कहीं से पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे सीधे आईपैड पे नोट्स बनाए थे तो थोड़ा सा ऐसा देखने में ज्यादा क्लियर कट आ रहा है ना। तो देखिए ऐसे ही सीधा सीधा जो कीवर्ड्स ये बोल रहे थे ना, शून्यकाल प्रश्नकाल नहीं, सीमित प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 9(1), रोमेश व्यापार थापर, मैं खुद व्यापार पढ़ रहा हूं उसको, रोमेश थापर है ना। तो मैंने भी एकदम देखिए एकदम सिमिलर, पेड न्यूज, फेक न्यूज, ये मतलब ना चीजें बहुत, मैं क्यों ये नोट्स इस वजह से दिखा रहा हूं, आप देखेंगे लगभग सिमिलर चीजें हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए सीधे सेकंड ARC, ये वो। और मैं आपसे बताऊं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, चूंकि मैं 2016 में मैंने मतलब सोच लिया था कि कॉलेज में था, तो मैंने सोच लिया था तैयारी करनी है, और इन्होंने भी अपनी डे 1 की कॉपी दिखाई, मैंने भी ऑलरेडी दिखा रखी है। तो पता है कि 2016 में ना, चूंकि मैं भी टॉपर स्टॉक वॉक सुनता रहता था, उस समय थोड़े कम आते थे, अभी थोड़े ज्यादा आते हैं, तो मैंने क्या किया था, सेकंड ARC, पता नहीं कोई ऐसे टॉपर थे, नाम नहीं लूंगा और नाम याद है मुझे,
तो उन्होंने कहा था सेकंड एआरसी उन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ी थी। तो मैंने वाकई में 3-4 हजार पेज सेकंड एआरसी मंगा के और पढ़ना शुरू किया था, केवल टॉपर्स के कहने पे। तो एक बड़ी बात यह है जो अभी इन दोनों लोगों ने बताई, मैं भी ये बात ऐड करना चाहता हूं कि किसी भी टॉपर का, चाहे हम ही तीनों क्यों ना हो या कोई भी हो, फर्स्ट रैंक भी हो, सेकंड भी हो, थर्ड भी हो, कोई भी हो, आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। आपने आज स्ट्रेटजी बनाई है, अच्छा जब तैयारी स्टार्ट कीजिए, जैसे मान लीजिए आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या आप एक बार फेल हो चुके हैं या 2 बार फेल हो चुके हैं, तो फिर रीस्टार्ट कर रहे हैं, मूवी देख के ही आए सारे लोग, है ना। तो रीस्टार्ट जब कर रहे हैं तो तुरंत आंख बंद करके मत रीस्टार्ट कीजिए। कहने का ये मतलब, आप 3-4 दिन 5 दिन बैठ के अपने बारे में सोचिए कि मेरे अंदर की क्या कमी है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं चीजों को, मेरा प्री निकल रहा है तो मेंस क्यों नहीं निकल रहा है। जैसे इन्होंने बताया ना कि 2 टेस्ट दिए थे पहली बार, अगली बार उसको 23 किया, तो ये बातें बैठ के सोचनी पड़ेंगी कि यार ऐसा क्या कारण है कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं या मेरा ये चीज नहीं हो रहा है। 4-5 दिन टॉपर स्टॉक देखिए, ढेर सारी खूब देखिए, लेकिन बस वो पहली बार, मतलब जो होता है ना कि कहने का मतलब जब एक बार तैयारी शुरू कर दिया तो ये नहीं कि रोज अब बैठ के टॉपर स्टॉक देख रहे हैं, नहीं, शुरू करने से पहले 3-4 टॉपर्स की टॉक देखिए और अपने लिए उपयोगी चीजों का एक जगह नोट्स बना लीजिए कि हाँ मैं इस चीज को ऐसे करूंगा, ये वाला पोर्शन मैं ऐसे करूंगा, ये वाला पोर्शन ऐसे करूंगा, मेरे अंदर ये कमी है तो मैं कमी को ऐसे दूर करूंगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कमियों को दूर करके ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पढ़ना है, अभी 2-4 आर्टिकल पूछ दोगे हम तीनों की वाट लग जाएगी। सीरियसली हमें पीएचडी नहीं करना है, ये बात हमें तैयारी के दौरान ये बात एकदम क्लियर कट माइंडसेट होना चाहिए, हमें पीएचडी करने नहीं आना है भाई। तो ये बात दिमाग रख के, है ना। और अभी मैं जब एथिक्स का मैं शुरू ही कर देता हूं, ठीक है, प्रॉपर पहले तो एक एक सोर्स और बाकी जो, मैं तो बस ये नोट्स ऐसे ही दिखाने के लिए कि देखो भाई सिमिलर नोट्स बना रखे थे हमने भी, बहुत अच्छी, मतलब काफी। जतिन भाई से मेरी इस बार बात हुई थी इंटरव्यू के समय, तो ये आईआरएस हैं बैच के, मुझे सर बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा यार ऐसे जतिन भाई क्या कर रहे हैं, मतलब। तो मैं आपको बेसिकली मैं एथिक्स वाले पोर्शन पे फोकस कर लेता हूं, ठीक है। ये ज्यादातर लोगों का वीक पॉइंट होता है। वीक पॉइंट कहने का ये सेंस है, एथिक्स में आप देखें ना कई बार, अच्छा ये हर सब्जेक्ट के साथ है, कई बार नंबर मिलेगा 140 150 एक ही सब्जेक्ट में और लगेगा हमको बहुत बढ़िया आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उस साल नंबर आपको मिल गया, आपके भाग्य के ऊपर था। एक मैं आपसे बात बताता हूं, बड़ा सीरियसली बात है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत है, ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत हम लोग ने बिना पढ़े ही जाके एग्जाम और यूपीएससी ऐसे ही आजकल किसी को सेलेक्ट कर ले रही, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेहनत का अगर परसेंटेज भी बताना एग्जैक्ट नहीं सही है, लेकिन एक ओवरऑल मैं बात करूं तो 60-40 का रेशियो है। मेरे से, मुझे ये बात बहुत पता है कि मेरे से बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा नॉलेजफुल लोग अभी पीडीएफ में लिस्ट में नाम नहीं आया उनका, मोस्ट प्रोबेबली आ जाए, कभी ना कभी आ ही जाता है, ये भी बात है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं ना, तो क्या होता है, लेकिन वो नहीं आते हैं। अच्छा, और मेरे से बहुत गधे लोग, ये भी मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं, तो एक तो वो बोला, और मेरे से बहुत गधे लोग मेरे से बहुत अच्छी रैंक लेके बैठे हैं। तो दोनों चीज होती है, ये दो। तो जब आप इस बात पे गौर करेंगे कि यार ये तो बड़ा डिजर्विंग था, इसका नहीं हुआ है, और ये तो एकदम डिजर्विंग नहीं था, इसका हो गया, तो कुछ तो है ना, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये बात हम लोग, हाँ, ये बहुत मैं अभी मेरी विकास भाई की बात हो रही थी, कुछ दिन पहले गोरखपुर आए थे, तो इनके एक मित्र हैं यहीं पे विजन में, इनके साथ क्लास वास किए थे, वो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है, आईटी रुड़की का मेरा बैचमेट था। तो हम लोग को ऐसा था कि वो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, चाहे सेकंड तो मैक्सिमम है ना। तो अभी उसका नहीं हुआ, हम लोग ने ये बात ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कशन की। तो अब जब आप लोगों से मिलेंगे, जब और जानेंगे, सेलेक्टेड लोगों से बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मंगल ग्रह से आए हुए लोग ही एग्जाम निकालते हैं। हाँ, एक अंतर होता है, जैसा अभी मैं एथिक्स में ही बात बताने वाला हूं, जो एक थ्रेड ना डिसाइड कर लेता है। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि पढ़ाई को लेके आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है। एथिक्स से ही स्टार्ट करते हैं इसको। तो पढ़ाई को लेके आपका उद्देश्य क्या है, जैसे एथिक्स पढ़ने को लेके, जब आप एथिक्स पढ़ने जा रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है, आपको एकदम मजा लेना है एथिक्स का, एकदम ज्ञान और
पूरी फिलॉसफी एथिक्स में दर्शन पढ़ लेना है, एथिक्स में ही सारी देश दुनिया में क्या चल रहा है वो जान लेना है, ठीक है। 7500 वीडियो मार्केट में चलते ना, 75 वीडियो एथिक्स के लिए, है ना, 75 दिन की क्लासेस चलती है ना। आपका टारगेट वो है, वो क्यों चलती है? रस, क्लास में जितना रस मिले, एकदम मजा है। भाई क्लास में एथिक्स छोड़ के सब पढ़ाया जा रहा है, मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा हूं, बड़ा क्लियर। अगर आपका उद्देश्य वो है तो आपके नंबर नहीं आने वाले हैं, अगर उद्देश्य है। अगर आपका उद्देश्य है, अब दूसरी बात पे मैं आता हूं, उद्देश्य है कि मुझे एग्जाम में नंबर लाने हैं, एथिक्स के पेपर में मुझे नंबर लाने हैं। पेपर जब मैं उठाऊं, 19 क्वेश्चन जो मेरे सामने आएंगे एथिक्स के, सब मुझे आने चाहिए। मेरा अगर ये टारगेट है तो नो डाउट हो सकता है वो 75 लेक्चर्स में से 2 लेक्चर आपके काम के हों, कोई तीसरा मार्केट में सोर्स है उसमें से 1-2 चीजें काम की हों, तो आप टू द पॉइंट कम समय में काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर कट डेफिनेशन होता है एक पढ़े लिखे और बहुत एकदम पीएचडी लेवल के ज्ञानी व्यक्ति में, एक नॉर्मल किंतु अपनी बातों को सही ढंग से रखकर एग्जाम में जो 150 शब्द वाला क्वेश्चन है उसको 150 शब्द में लिख देने में, एग्जाम में जो केस स्टडी आई है विद इन टाइम लिमिट 3 घंटे में 19 क्वेश्चन जो लिख देता है और वो लिख के सेलेक्ट हो जाता है, ये एक क्लियर कट गैप होता है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, हमें इतना नहीं पढ़ना है कि पढ़ पढ़ के, हाँ बिल्कुल, देखिए इतने स्मार्ट लोग हैं यहां पे। तो अब देखिए पहली बात, मैं एक सबसे पहली बात, इसीलिए मैं एक टाइम फ्रेम बता दे रहा हूं, टाइम फ्रेम, है ना। तो जैसे अब एथिक्स के लिए ना ऐसा नहीं है कि आपको 4 महीने या 6 महीना एथिक्स कर रहे हैं। भाई अगर आप 4 महीने एथिक्स कर रहे हैं या 3 महीने भी एथिक्स कर रहे हैं तो मतलब है आपने 1 साल अटेम्प्ट खो दिया। 3 महीना, भाई मान लो, अच्छा जैसे कई महानुभाव लोग होते, जैसे उसमें मैं भी एक था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 में था, ठीक है। तो उस साल मैंने भी एथिक्स पहले नहीं पढ़ी थी, तो मैं ये सोचा था कि 3 महीने में कर लूंगा, मतलब 3 महीने में एथिक्स और ऑप्शनल, ये 2 चीजें 3 महीने में करूंगा बीच के। तो मैंने 15 दिन में एथिक्स कंप्लीट किया था, बहुत लग के, हालांकि नंबर एकदम वाहियात से आए थे उस बार, सबसे बेकार नंबर थे। लेकिन मैं आपसे ये बात बहुत दावे से कह सकता हूं, मान लो अगर मैं भी वो 90 लेक्चर कहीं से मार्केट से ले आता या कोई ऐसी कोचिंग ज्वाइन करता है जिसमें 75-80 लेक्चर हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट होता 75-80 लेक्चर मिनिमम? चलो 3 नहीं लगते, मान लो 2 भी लग जाते, तो मेरा तो ऐसे ही श्योर हो गया कि मेंस नहीं होना है। ऐसे कम से कम मैं मेंस देने तो गया, ऐसे देने भी नहीं जाता, भाई क्यों देने जाना है, एथिक्स ही नहीं हो पाया। तो ये कुछ चीजें बहुत क्लियर कट। तो टाइम फ्रेम एथिक्स का मैक्सिमम रखना है आपको 1 महीना, 1 महीना से एक भी दिन ज्यादा एथिक्स में नहीं लगना चाहिए। इस हिसाब से सोर्स डिसाइड करना है, जो मन करे वो सोर्स इस हिसाब से डिसाइड करना है कि भैया मेरे पास 1 महीना है मैक्सिमम, वो भी प्री के पहले। मेरी वाली गलती नहीं करना है। जैसे ना कई लोग ये बात बोलते हैं कि अरे आके टॉपर टॉकी लोग ऐसे देके जाते हैं, जैसे हम तीनों लोग को ये सब गालियां पड़ती रहती हैं और आदत भी हो गई है, लेकिन कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लगता हो गया है। अरे भैया जो गलती की है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वही तो बता रहे हैं मत करना, ये ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला जिसका हो गया, मैंने वही कहा ना कि बहुत लक फैक्टर बड़ा मैटर करता है। 2019 में मुझे इंटरव्यू मिले थे 140 नंबर, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी, मेरा 17 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस साल मुझे मिले 190 नंबर, ठीक है। उस साल 190 मिले रहते ना, मैं अपने से खुद 4 साल सीनियर आईएएस ऑफिसर रहता। इसमें क्या बोलूं मैं, लेकिन ये बात बड़ी लॉजिकल है। अगर आप थोड़ा सा बैठ के सोचते हो ना, गाली देने को तो फ्रस्ट्रेटेड लोग इतने रहते हैं कि किसी को भी गरी आते हैं, हाँ, उन लोग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग करते हो, थिंकिंग करते हो, तो मैं और हम लोग ये बात बता रहे हैं कि ये गलती मत करो। जैसे कभी ये सजेशन नहीं दूंगा कि 4 महीने एथिक्स पढ़ो, 1 महीने में आपको सोर्सेस क्लियर करने हैं। तो अगर आपको कोई लेक्चर करना भी है कि ठीक है मुझे लेक्चर करने हैं, ठीक है, तो 25 लेक्चर, 20 लेक्चर, 30 लेक्चर, अधिक से अधिक 30 होने चाहिए। 30 प्लस लेक्चर हो रहा है तो मान लो आपने ऐसी कोई कोचिंग ज्वाइन की है जिसमें लेक्चर है 80 या 90, तो उसके 5 लेक्चर देखो, बस आगे का काम समाप्त। तो आपको ये 5 लेक्चर में ये समझ में आ जाएगा कि एथिक्स नहीं पढ़ पाएंगे हम। ये सीरियसली जितना जल्दी ये चीजें समझ में आ जाए ना, रिसेंट की मैं बात बता रहा हूं आपसे। रिसेंट में क्या हुआ, एक मेरे पास फोन आया, उसने बोला कि क्या कहते हैं सर, एक कोचिंग ज्वाइन की और 1.5 साल में कंप्लीट, मतलब 1.5 साल पढ़ा लेकिन सर कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, मतलब अरे मान लो समझ में पहले महीने भी नहीं आया होगा,
दूसरे महीने भी नहीं आया होगा समझ में, तो भाई दूसरे महीने तो छोड़ दो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे महीने बंद कर दो। ये बहुत बड़ी चीज होती है, हम लोग इसको कीवर्ड नहीं याद है, ये शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा होता है। पता है क्या होता है? जैसे आपने कोई एक शेयर खरीदा, 10 रुपए का एक शेयर खरीदा, शेयर मार्केट सबको आइडिया है ना, होना भी चाहिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। तो मान लो खुद का भुक्तभोगी अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था तो शेयर मार्केट में ऐसा लगा कि पैसा तो कुछ कमाना ही है, तो शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो मैं हाँ? नहीं नहीं नहीं, देखिए इनके मैंने क्या किया, फ्यूचर रिटेल के शेयर लिए, ठीक है सुनिए। तो 6-7 रुपए पे मैंने शेयर कुछ कुछ खरीदे, तो उसका प्राइस, वो दिवालिया हो गई थी कंपनी, तो डायरेक्ट रोज 10% 5% गिर रहा था। तो कई लोगों ने सजेशन दिया कि अब इसको बेच दो, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो मैंने बेचा नहीं, मैंने कहा कितना गिरेगा, एक गिरने की भी तो एक लिमिट होगी, कितना गिरेगा, और इतना गिरा कि अभी 70-80 पैसे पे आ गया, मतलब पूरा पैसा डूब गया। कहने ये क्या होता है ना, पहले दिन मुझे 5% का, समझिएगा, पहले दिन मुझे 5% का घाटा हुआ, मैंने इस भरोसे से कि यार अगले दिन हो सकता है 10% बढ़ जाए, तो कुछ तो प्रॉफिट होगा, एटलीस्ट जितने पे खरीदा उतना तो मिल जाए मुझे, तो मैं बेच दूंगा, है ना। लेकिन मैंने वो काम किया नहीं, मैंने क्या कि ठीक है वेट करते हैं वेट करते हैं, और वेट करते करते इतना गिर गया कि अब वो बेचने लायक ही नहीं है, तो अब मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसको, ठीक है अब देख लेंगे कभी, क्या पता फिर कभी बढ़े। तैयारी के दौरान ये बात बहुत मैटर करती है। आपने 10 बुक मार्केट से ले आई, 10 मटेरियल खरीद लिए, 10 चीजें ले आई, वो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, या वो आपको लग रहा है कि आपके वर्थ इट नहीं है, उसको एकदम छोड़ दीजिए। टाइम इज मनी, है ना। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पैसा है आपके लिए तैयारी के दौरान, तो आपका समय है, समय बचना चाहिए, और समय ही सबसे ज्यादा। भाई 3 घंटे में 19 क्वेश्चन एथिक्स में लिखना है, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आपको जीएस के पेपर में लिखना है, 3 घंटे में 19 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल में लिखना है। तो टाइम मैनेजमेंट का ही देखो गेम है। यूपीएससी जो सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो एथिक्स वाले में मैंने वही टाइम फ्रेम इसीलिए बता दिया कि 1 महीना आप टाइम फ्रेम रखो, इससे ज्यादा एथिक्स में समय मत दो, ठीक है, ये पहली बात। अब इसमें मैं सोर्सेज में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ठीक है, कि सोर्सेस कौन कौन से होंगे। तो मैंने वही कहा कि अगर आप कोई लेक्चर कर रहे हो, तो मैं इसको नाम एल दे दे रहा हूं, ठीक है। कोई लेक्चर कर रहे हो 25-30 मैक्सिमम, ठीक है, तो 30 लेक्चर विद इन 1 मंथ खत्म हो जाएंगे। अरे अगर दिन में 2 लेक्चर देख ले रहे हो तो 15 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया लेक्चर या बुक। बुक एथिक्स की मेरे हिसाब से कोई ढंग की नहीं है। मैंने एक हिंदी मीडियम में, तो एकदम नहीं है, मैंने एक हिंदी मीडियम में कोई बुक मंगाई थी, नाम नहीं लूंगा, 2 है, एक नाम दोनों का नहीं लूंगा यार, कोई पता चला विरोध बुरा, जैसे ये भी लिमिट होती है ना हम लोग को पब्लिक में बोलने पे, कि किसी को ऐसा ना लग जाए, लेकिन वो सही बात है, बिल्कुल ही घटिया किस्म की किताब थी, है ना। तो मैंने वो नई किताब, पता है, मैं, मेरे बड़े भैया और एक मेरा दोस्त है, 3 लोग साथ में एक जगह रुक के तैयारी कर रहे थे, 3 लोग ने एक ही बार में वो किताब मंगाई थी, नई की नई। 3 लोग ने नई किताब कबाड़ी को बेची है, एकदम नई, मतलब एक दिन भी उसको, क्योंकि पहले दिन ही जब पन्ने पलटे ना, ऐसी लैंग्वेज थी वो समझ में नहीं आई, तो कबाड़ी वाले के पास बेस्ट क्या। तो मैंने क्या किया था, इस बुक की जगह बेटर है कोई भी क्लासरूम मटेरियल, जैसे मैंने विजन के क्लासरूम मटेरियल फॉलो किए थे, वो 300 पेज की पीडीएफ 2020-20 वाले बैच की मुझे मिल गई थी ऑनलाइन, ठीक है। तो मैंने वो किया था, मार्केट से सारे लोग, जितने सेलेक्टेड लोग हैं ना, सब ये सब मटेरियल इकट्ठा कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो रिसोर्स आपको मिल ही जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, वो बुकलेट फॉलो की थी। तो आप एक बुकलेट या लेक्चर्स, या आपके ऊपर आप ले सकते हैं। दूसरा आपके पास सोर्स है सेकेंड एआरसी। सर अभी तो आप मना कर रहे थे, सेकेंड एआरसी की एक रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, उसको रीड कर सकते हैं केवल, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं सेकेंड एआरसी की एथिक्स इन गवर्नेंस, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो आपके पास सोर्स है वो है, अच्छा पहला सोर्स सबसे बड़ा सोर्स, सिलेबस। ये तो सबसे महत्वपूर्ण, मैं भूल गया था भाई, सॉरी, ठीक है। हाँ ये गलती हो गई तो राणा जी भी माफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान रखना, ये सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, सिलेबस सबसे ज्यादा कोई जरूरी चीज है। अच्छा ये हो गया। एक चीज और एथिक्स में जो मुझे बतानी ही चाहिए, विदाउट 1 2 3 कंप्लीट किए शुरुआत ही मत करना।
मत पढ़ना एथिक्स। इसीलिए ना एथिक्स पढ़ने का बेस्ट टाइम होता है जब आप, जैसे अभी विकास भाई ने बताया ना, 4 महीने प्रीलिम्स के लिए देना है आपको, एकदम टेस्ट और ये वो सारी चीजें। उस 4 महीने के पहले वाले 1 महीना एथिक्स का सबसे पीक समय होता है, सबसे बढ़िया एथिक्स आपको, क्योंकि 1 2 3 किए बिना, भाई यूपीएससी ने सिलेबस भी बनाया ना, कुछ सोच समझ के चीजें बनाई है, ऐसे रैंडम सिलेबस यूपीएससी नहीं बनाया है। वो बॉडी बहुत तगड़ी, भारत की जो सबसे सक्षम संस्थानों में से एक यूपीएससी है, ऐसे रैंडम नहीं बनाई है सिलेबस। तो आप जब 1 2 3 पढ़ते हो तो एथिक्स के पेपर 4 में वही यूज होता है। बस क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स पेपर 4 के अलग से होते हैं, कुछ जगह आपको डिसीजन मेकिंग करना होता है, बस बाकी सारा 1 2 3 ही पेपर 4 में यूज होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा ये करना। अभी जैसे ना कुछ जगह ऐसा चलता है, एक मैम है वेस्ट बंगाल से, ठीक है, तो उन्होंने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, 1.5-2 लाख रुपए फीस देके, बढ़िया खासा फीस देके ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। तो उसमें बोले सर वो एथिक्स करा रहे हैं, तो मैंने कहा बाकी सारी चीजें हो गई, तो नहीं सर एथिक्स से शुरुआत हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा इसीलिए कुछ समझ में आएगा भी नहीं। आ नहीं रहा है, आएगा भी नहीं। आप भाई अब बताओ ना मुझे, एक तो मैं एक व्यक्ति हूं, अभी तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं और सीधे मुझे एथिक्स पढ़ा दो, 2 दिन में मैं तैयारी, मतलब 2 महीने से ज्यादा मैं तैयारी पे टिकूंगा ही नहीं। आप समझ रहे हो, आप सीधे मेरे साथ बड़ी बड़ी वैल्यूज मार रहे हो मेरे ऊपर चला चला के कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, पहले दिन ही रटवाने बैठा गए। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड के विभिन्न पार्ट्स क्या होते हैं, है ना। अब आप समझा रहे हो कि क्या कहते हैं ये व्यवहार परिवर्तन के तरीके, और उसमें आप मुझे एग्जांपल दे रहे हो कि दरवाजा बंद करो अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में चलाया गया था व्यवहार परिवर्तन के लिए। मैं कहूंगा यार ये तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है, दरवाजा बंद करो अभियान या स्वच्छ भारत मिशन क्या है, तो मुझे आइडिया ही नहीं है। तो कभी भी एथिक्स पढ़ने से पहले, तो जो लोग आप लोग में से तैयारी स्टार्ट करें या कुछ कर चुके हैं, 1 2 3 के बिना मत पढ़िएगा एथिक्स, क्योंकि वो फिर आप केवल पढ़ोगे, रटोगे और पढ़ाई से मन डेविएट होगा। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात है सिलेबस। अब ये दो इंपॉर्टेंट सोर्स हो गए। तीसरी सोर्स है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी सॉल्व। एथिक्स के लिए तो सबसे बेस्ट है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चौथी चीज है, जैसे जतिन भाई की बात में मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जतिन भाई की बात में जैसे इन्होंने बताया था ना कि 2024 में एग्जाम देना है तो 23 वाला टेस्ट सीरीज मार्केट से उठा ले आओ। मैं बस एक सजेशन दूंगा, मार्केट से उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेबसाइट पे ही टॉपर्स कॉपी पड़ी है, ठीक है, उन्होंने दे रखी है वो। एक चीज मैं आपसे बताता हूं, कई बार आप मार्केट से उठा ले सॉल्यूशन, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ना अगर आपने चीजों को ढंग से पढ़ा हुआ है तो भाई मुझे बताओ, मैं अब देखो मैं थोड़ा सा आपसे बात बताता हूं सिंपल। जतिन भाई की बात को खारिज नहीं कर रहा हूं, उनमें ऐड कर रहा हूं बस एक बात। मैंने मार्केट से एक सॉल्यूशन लाया, उस सॉल्यूशन में 400 शब्द में, भाई कभी भी कोई भी मॉडल आंसर मार्केट में, जो कितनी भी बढ़िया कोचिंग हो, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी मॉडल आंसर ऐसा नहीं देता है कि 150 शब्द का क्वेश्चन है तो 150, कोई भी ऐसा है देता है मार्केट में, नहीं ना। उसमें भाई एक्सप्लेन होता है, जतिन भाई ने नोट्स बनाए भी दिए हैं। आप रैंक 1 की कॉपी उठा लो, रैंक 2 की कॉपी उठा लो, 150 शब्द में जितने एग्जाम्पल, जितने कीवर्ड्स आपको चाहिए सब मिल जाएंगे। अच्छा, वो लोग कहां से लाते हैं? वो लोग टेस्ट सीरीज की, जैसे अब इस साल जो जतिन भाई की कॉपी देखेगा टॉपर्स कॉपी में, तो उसको मिलेगा सारा कीवर्ड मिलेगा, बोलो हाँ या नहीं, है ना, मिलेगा ना सारा कीवर्ड। जतिन भाई ने कहां से उठाया? लंबी लंबी टेस्ट सीरीज से मेहनत की, इनकी मेहनत मैं क्यों दोबारा रिपीट करूं? मैं स्मार्टनेस, भाई मेरे पास समय नहीं है, समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, वो इनकी कॉपी से, इन्होंने इतनी मेहनत करके कीवर्ड्स बना ली, मैं इनकी कॉपी से, हाँ बशर्ते एक लिमिटेशन ये है कि मुझे समझ में आनी चाहिए चीजें। तो इसीलिए मैंने कहा पहले सिलेबस खत्म हो, चीजें मेरी हो जाएं एक बार, तब मैं टॉपर्स कॉपी उठाऊंगा। तो टॉपर्स कॉपी के लिए रूल यही है, डे 1 पे कभी टॉपर कॉपी मत देखिएगा। जैसे इस बार की जतिन भैया की कॉपी देख लेंगे आप, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। दिखाई है इन्होंने ना, हम लोग देख रहे थे, दोनों लोग बैठ के इधर से कॉपी देख रहे थे, तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन 20 वाली देखेंगे तो एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाएंगे, अरे ये व्यक्ति सेलेक्ट हो गया है। मत देखिए डे 1 पे, ठीक है। तो ये बात भी बड़ी क्लियर। तो मैं यहां पे चौथा जो आपको सोर्स बताऊंगा वो है टॉपर्स कॉपी, ठीक है। और यहां पे जो 5वां सोर्स है वो है betterindia.com। अरे ऐसा कुछ बड़ा बड़ा सोर्स नहीं है, ये पढ़ने में 2 घंटा लगता है,
ये जितने सोर्स बता रहा हूं ना, छोटे छोटे, 2 घंटा 3 घंटे में खत्म, मामला ही नहीं है। अभी देखिएगा आप betterindia.com पे ऐसे ही सर्च मारना है 2022 के टॉप 10 सिविल सर्वेंट इनिशिएटिव्स, ऐसे सिंपल सिंपल सर्च मारना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से अब हम आते हैं, ये मेरे हिसाब से सोर्स हो गया। एक बार मैंने कुछ लिखा था ना इसी कॉपी पे, हाँ देख लूं कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं तो ये लोग। बस 1 मिनट मुझे समय दीजिएगा, बस हो गया, ठीक है। मुझे सारी चीजें याद रहती हैं भाई। कोई पढ़ाई करता नहीं है, खुद करते रहो। ठीक है, ये आपके पास सोर्स हो गया। एक बार वापिस याद दिला रहा हूं, हम एथिक्स तभी पढ़ रहे हैं जब 1 2 3 हो गया है। क्यों? और पहली बात तभी पढ़ रहे हैं जब 1 2 3 हो गया है। दूसरा, पढ़ रहे हैं नंबर लाने के लिए, ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है तो प्लीज ये वीडियो मत देखना, अभी यहीं पे बंद कर देना। और जो लोग यहां पे सुन रहे हैं जा सकते हैं। अगर ज्ञान के लिए पढ़ना है तो कोई नंबर लाना है, मेरा टारगेट एग्जाम में नंबर लाना, क्वालिफाई करना एग्जाम। तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, मेरे पास इतना डेटा सेट होना चाहिए या इतनी चीजें होनी चाहिए जिससे एग्जाम के जो 19 क्वेश्चन है, अभी हम देखेंगे भी थोड़ा, 19 क्वेश्चन है, ये सही से अटेम्प्ट हो जाए। इतनी जानकारी, इससे ज्यादा नहीं हो तो चल जाएगा, कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कुछ सोर्सेस बताए। अब हम क्या करेंगे, सिलेबस ओपन करेंगे। ठीक है, सिलेबस जितने कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जितने कीवर्ड्स हैं उन सब की डेफिनेशन। तो मेरा टारगेट ये होगा, देखो डेफिनेशन यही 20 से 25 शब्दों में, 20-25 शब्दों में डेफिनेशन। जैसे मान लो एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड की डेफिनेशन 15 से 20 शब्दों में, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव। ऐसे ही होता है ना? सही बोल रहा हूं, गलत? मुझे याद नहीं, मैं भूल गया। ठीक है। मेरी अब प्रॉब्लम नहीं, मैं नोट देख के फिर देख लूंगा। लेकिन 15 से 20 शब्दों में डेफिनेशन प्लस 2 तरह के एग्जाम्पल, 2 तरह के एग्जाम्पल्स। ठीक है, और एग्जाम्पल्स में कौन कौन से 2 तरह के, एक जनरल एग्जाम्पल, ठीक है, और दूसरा स्पेसिफिक एग्जाम्पल। ये हमारा टारगेट होगा। अभी मैं सब चीजें एक एक करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो सिलेबस जितने कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन हमको चाहिए, हमको जनरल प्लस स्पेसिफिक एग्जाम्पल चाहिए। तो जब मैं एथिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैं उस समय रुड़की में था। ठीक है, रुड़की में था। तो जैसे मेरा एग्जाम था 2018 जून में, प्रीलिम्स था। ठीक है, 2018 जून में प्रीलिम्स था। तो मैंने एथिक्स की यही पहले तो क्या हुआ कि 1-2 लेक्चर देखने के प्रयास किए। देखिए मैं पूरा बता रहा हूँ आपको डिटेल में। तो पहले मैंने सोचा कि कोई मार्केट से लेक्चर ले आए। तो एक कोचिंग के लेक्चर थे, वो 30 ही लेक्चर थे, 30 या 32 ही थे, लेकिन वो 5 घंटे के एक लेक्चर थे। तो उससे बढ़िया वो 60 ही बना देते। तो 5 घंटे, 5-6 घंटे की क्लासेस थी, बड़ी लंबी लंबी क्लासेस थी। और उस समय टेक्नोलॉजी 2018 में ना, मतलब टेक्नोलॉजी के तौर पे हम लोग 5 साल में बड़ा तेज ग्रोथ किए हैं, है ना। आजकल वीडियो कोर्सेज हैं ये वो, उस समय ये चीजें नहीं थी। उस समय क्या था, ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे कहीं से मिल गई थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे मिली थी। तो मैंने 1-2 लेक्चर किए, तो फिर मुझे लगा कि अभी नहीं कर पाऊंगा एथिक्स, क्योंकि कॉलेज में भी यार बड़ा पंचायत होता है, रोज 2 ये असाइनमेंट कर लो, अगले दिन कभी क्विज कर लो, कभी कुछ कर लो। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि प्री के बाद करूंगा। तो प्री के बाद जब वापस उस लेक्चर पे आया तो फिर लगा कि प्री में तो समय ही नहीं है भाई। प्री के बाद मेंस के लिए कितना समय मिलता है, 3 महीने का। 3 महीने में एथिक्स पे करता रह जाऊंगा तो वो भी गया। तो फिर मैंने क्या किया, ये विजन वाला जो क्लासरूम मटेरियल है वो उठाया। इसको मैंने क्या किया था, आंख बंद करके रीडिंग मारी थी, केवल ऐसे रीडिंग। वही स्टार्ट हुआ, वो अमेरिका वाला कोई एग्जाम्पल देखना, जो जो देखेंगे ना, अमेरिका वाला एग्जाम्पल, यूएन वाला एग्जाम्पल, वो सैनिक वाला एग्जाम्पल की, मतलब लाइन से एकदम केवल आंख बंद करके रीडिंग की। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, जो जो चीजें थे रीडिंग की, केवल 300 पेज के करीब थी। ठीक है, 300 पेज के करीब है, 283 थी, बाद में कुछ बढ़ गई घट गई, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ने में अधिक से अधिक 300 पेज पढ़ने में, और जब आप मेंस के प्रेशर में हो तो अधिक से अधिक आपको 1 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, 300 पेज 1 हफ्ते से ज्यादा थोड़ा ना लगेंगे। जब आपको जीएस पेपर 1, 2, 3 चीजें आती हैं तो आपको समझ में भी आने लगेगा। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, आप इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़े और आपने इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट, मतलब 5 जो एलिमेंट्स हैं वो आपने उसमें पढ़े। अब उन एलिमेंट्स की जब वो एग्जाम्पल दे रहे होंगे ना कि स्वप्रेरणा, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं,
जो भी मतलब जो भी सोशल स्किल्स, और सोशल स्किल्स में नीचे एग्जांपल दिया है कि बातचीत करके ही बिहार के एक मतलब पुलिस ऑफिसर ने बातचीत के माध्यम से दंगे को मतलब समाप्त करवा दिया है, पीस कमेटी की मीटिंग बुला ली, कुछ कुछ इनोवेटिव आइडियाज जो भी हो। तो जब आप इस तरह से करोगे तो एक हफ्ते और अधिक से अधिक कर लो 10 दिन, तो 10 दिन में आपका ये 300 पेज हो जाएगा। अब इससे कम तो किसी की स्पीड नहीं है ना, मतलब मेरी इतनी है, इतनी तो मेरी है, अब इससे कम होगी तो और एक्स्ट्रा समय लग जाएगा, ठीक है, तो वो आप लोग ध्यान देंगे। ये केवल और केवल रीड करनी है, देखो रटने की कोशिश एकदम मत करना, बात समझो। रीड कर लोगे तो क्या होता है, जैसे कई बार देखो कई चीजें डेप्थ में भी होती हैं, ठीक है, कई चीजें डेप्थ में, जैसे अगर मैं बात करूं एटीट्यूड की ही, तो एटीट्यूड में ही बहुत डिटेल में चीजें इसमें दी हुई हैं बुकलेट में, जो कि वाकई में बहुत काम की नहीं है, लेकिन अगर आप वो डिटेल में उतना पढ़े होते हो तो कहीं कनेक्ट करने के काम आता है। जैसे मान लो एटीट्यूड पढ़ लिया, एटीट्यूड के बाद एप्टीट्यूड पढ़ा, या अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन, अगर मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान रहा हूं कि एग्जाम में कह रहा है कि इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है, तो अगर एटीट्यूड डिटेल में पढ़े होगे ना तो ये चीजें आपकी आराम से मैनेज हो जाएंगी, ठीक है, बहुत बहुत सही तरीके से मैनेज हो जाएंगी। तो बेटर ये है आपके पास, सबसे बेटर ये है कि आप केवल इसको रीड करिए। रीड किए रहेंगे तो दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये, मान लो आपने जब चीजों पे फोकस करना शुरू किया और आपको कोई बात नहीं समझ में आई, ठीक है, जैसे आप रीड करके आगे बढ़ गए और वहां पे वो भी तो है विभिन्न मतलब दार्शनिकों के भी तो ये पूछता है ना उदाहरण, ये पूछता है, मतलब आपने वो सब रीडिंग कर लिए, ठीक है, वो सब रीडिंग कर लिए, और कोई ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया, या एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया जो आप कर नहीं पा रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन आपको याद रहेगा कि यार हाँ यहां पे ये चीज दी हुई है, तुरंत घूम के हम यहां पे पढ़ सकते हैं। आप बस एक ऑप्शन ये रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये, आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि 300 पेज अगर रटने बैठोगे तो फिर वो 300 दिन लगाएगा, नहीं रटा जाता है, रटने की एक लिमिट होती है। तो ये जब रीड कर लोगे आप, तो रीड करने के बाद आपको क्या करना है, रीड करने के बाद वही सिलेबस के जितने कीवर्ड्स हैं, ठीक है, यही यहां पे फिर आना है, रीडिंग के बाद सिलेबस जितने कीवर्ड्स हैं, इसी बुक में से 20 से 25 शब्दों की डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, ठीक है, डेफिनेशन नोट कर लेंगे जितने कीवर्ड्स हैं। तो ये हो जाएगा मेरा पहले लेवल पे नोट्स। अब आते हैं हम दूसरे लेवल पे क्या नोट्स है। तो दूसरे नंबर पे नोट्स है जो मैंने कहा था यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो खासतौर पे एथिक्स पेपर, आज का टॉपिक बड़ा इजी हो जाएगा। एथिक्स का पेपर खास तौर पे स्टैटिक है, ये बात मानते हो, केवल एग्जाम्पल ही आप करंट बेसिस पे दे सकते हो। जैसे अगर मान लो ना वो उदाहरण भी दे रहा है किसी फेमस व्यक्ति का, तो भी उसने पहले दे लिया था, मतलब स्वामी विवेकानंद के पूछेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के पूछ देंगे, यही तो है ना, चाणक्य का कोई स्टेटमेंट दे देगा, पुराने कोई ऐसा करंट वाला एग्जाम नहीं देगा, कोई करंट का वो नहीं देगा। हाँ, उस स्टेटमेंट में आप कोई करंट का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे बोलता है ना कि इस उदाहरण की प्रासंगिकता बताओ, तो आप करंट का एग्जांपल दे सकते हो। एथिक्स का अगर सिलेबस देखोगे, सर सिलेबस यहां पे था ना कहीं, तो एथिक्स का मैं बता रहा हूं, कई लोग एकदम घबरा जाते हैं तुरंत एक के मिनट। तो क्या होता है कि जब आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में लगभग 100 पॉइंट्स होंगे या 80 पॉइंट होंगे, बहुत उड़ के, बहुत डिटेल में मैं जा रहा हूं। ऐसे तो ओवरऑल 10-11 पॉइंट है, नीचे लिखा है इसी से संबंधित केस स्टडीज, है ना, बहुत उड़ के 70-80 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। यूपीएससी का एग्जाम जब एथिक्स शुरू हुआ था 2013 में, 2024 आ गया, 11 साल उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, 11 साल गुणे 19 कितने हो गए? सबका सी सेट क्लियर है ना? 209 कौन बोला? सही है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, देखिए उनका सी सेट क्लियर है। तो 209 टॉपिक्स पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 70-80 सिलेबस के पॉइंट्स पे 209 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब 90% टॉपिक्स उन्होंने पक्की बातें पूछ डाले होंगे, ठीक है। तो मेरे पास बेस्ट सोर्स है, जैसे आप देखोगे ना हर बार इमोशनल इंटेलिजेंस का वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। कहीं पूछेगा इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज इन पब्लिक सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस को एक उद्योग में कैसे यूज करेंगे, है ना, उद्यमिता में कैसे यूज करेंगे, वो हर बार क्या करता है, घुमा घुमा के एक ही तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो एथिक्स से सबसे अच्छी बात है ये हमारे पास देखिए है भी सिलेबस। आप यहां पे देखेंगे ना, तो यहां पे देखिए क्या क्लियर कट, अगर यहां पे पॉइंट देखिए तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7
7 पॉइंट है और इसमें हर पॉइंट में लगभग 10-10 है। जैसे नीति शास्त्र का सार तत्व, निर्धारक, इसमें डिटेल में देखेंगे। जैसे अभिवृत्ति की मैं बात कर रहा हूं तो अभिवृत्ति में देखिए लिखा है सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव। ये क्लियर, मतलब आप थोड़ा और जूम कर लेता हूं ना। ठीक है, ये देखेंगे तो ये बड़ा क्लियर कट इसमें दिया हुआ है ना। अब हम मुझे क्या करना है, मैंने वही बोला कि पहले तो मैं रीड करूंगा जो भी क्लासरूम मटेरियल है, आपने कोई लेक्चर किया वो कर लूंगा आंख बंद करके, समझ में आए ना आए होना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा मतलब सिलेबस हो चुका है। अब दूसरे लेवल पे मैं क्या करूंगा, इन्हीं के डेफिनेशन नोट करूंगा। जैसे अब अभिवृत्ति है ना, अभिवृत्ति को क्या बोलते हैं, एटीट्यूड, यही है कि एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड ना, ठीक है। तो अभिवृत्ति जो है, अब यहां पे देखिए सारांश, मतलब अब एटीट्यूड का कंटेंट तो 20-25 शब्दों में ये। जैसे संरचना, किन किन चीजों से एटीट्यूड बनता है, भाई सीएबी वही है क्या, सीएबी संरचना, अब आप लोग बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा, वही है। तो सीएबी मॉडल बहुत शॉर्ट में क्या होता है, मतलब कॉग्निशन का मतलब क्या होता है ना, अफेक्शन का, सीधे सीधे बिहेवियर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट 20-25 शब्दों में डेफिनेशन। क्यों, ये बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, एग्जाम में मैक्सिमम 150 शब्द में लिखना है। जो 13 क्वेश्चन शुरू के आते हैं 150 शब्दों में आप इंट्रोडक्शन कितने वर्ड्स में दे दोगे, इतने ही। अब मान लो मैंने 100 शब्द की डेफिनेशन याद की, उसका क्या यूज होगा, कोई यूज है, तो मैं वैसी चीज क्यों याद करूं, अपना माथा क्यों ऐसी बात पे खपाऊं जो मेरे लिए यूजफुल ही नहीं। तो बेटर है इन सब चीजों पे, जैसे सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, ऐसे ही पूछता है, 2 चीजों में तुलना दे देगा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण और साहस में तुलना कर दो या दोनों के बारे में बता दो, बस। तो 20-25 शब्दों में सहिष्णुता, संवेदना, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन ही पूछता है, सहिष्णुता, संवेदना, सीधे सीधे दे देगा, बोलेगा कि दोनों का मीनिंग बताओ टेबल बना के, ऐसे कुछ पूछता है ना। तो ये चीज आपको क्या करनी है, 20-25 शब्दों में डेफिनेशन तैयार करनी है, ये एकदम हमारा ग्राउंड रूल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस बेसिस पे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ठीक है, जैसा अभी जतिन भाई दिखा चुके हैं ऑलरेडी, फॉर्मेट में नोट्स बनाना है यूपीएससी के क्वेश्चंस के, ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चंस के। अब इसमें क्या करना है, जैसे इन्होंने बहुत बढ़िया आइडियाज दिया था, इंडेक्स बेसिस पे आप क्या करो, सिलेबस को ही इंडेक्स बना लो, ठीक है। आपने 2013 का पेपर उठाया, हो सकता है एटीट्यूड पे क्वेश्चन आया हो कि एटीट्यूड का सारांश क्या है, ऐसे डायरेक्ट यूपीएससी शुरू में ना क्वेश्चन डायरेक्ट सिलेबस का ही पूछ देती थी, या एटीट्यूड की संरचना में कौन कौन से अवयव शामिल होते हैं, किसी व्यक्ति या आप अपना एटीट्यूड बदलने के लिए, या किसी नकारात्मक चीज पे या जाति के प्रति आप अपना एटीट्यूड बदलने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ जो भी क्वेश्चन आता था वो आएगा। तो 2013 में मान लो एटीट्यूड से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आया, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसका नोट्स बनाना है कि इंट्रो में एटीट्यूड क्या है, एक एग्जांपल, मेन बॉडी में वो 2-3 पॉइंट, ठीक है। हो सकता है 2015 में फिर से क्वेश्चन आया हो, ठीक है, 2015 में फिर से क्वेश्चन आया हो कि एक ऐसे दे देगा कि किसी भी योजना की सफलता, किसी भी योजना की सफलता आम जन का उस योजना के प्रति एटीट्यूड से निर्धारित होती है, ठीक है, चर्चा करें, ऐसा मान लीजिए कोई पूछ दिया। अब इंट्रोडक्शन क्या होगा, फिर से एटीट्यूड, बस अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, बोला योजना की सफलता से बताओ भैया, योजना तभी सफल होगी जब एटीट्यूड सही होगा। तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन हुआ है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मनरेगा हुआ, या फिर अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हुई, तो ये योजना तभी ना सफल होगी जब सभी लोग उसके प्रति सकारात्मक भाव रखेंगे। तो आपने अब क्या करना है, वही एटीट्यूड की डिफिनीशन, ठीक है, वही एटीट्यूड की डिफिनीशन प्लस 2-3 ये वाले एग्जाम्पल, और सोच के दायरे में परिवर्तन, कि पहले क्वेश्चन एटीट्यूड से डायरेक्ट था, अभी इस लेवल पे पहुंच गया है। तो ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ये चीज हो गई सेकेंड लेवल पे तैयारी। इससे आपका बढ़िया खासा कंप्लीट हो जाएगा चीजें, और आपके नंबर भी खूब आएंगे, ठीक है, नंबर आने शुरू हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज में लिखोगे बहुत बढ़िया नंबर मिलने शुरू हो जाएंगे। एक तीसरे लेवल पे इसमें जाइए, चीजें थोड़ी ऐड करने को मैं बोल रहा हूं, जो कि मैंने बोला था टॉपर्स कॉपी, ठीक है, टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी से क्या फायदा होता है, आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे इन्होंने बहुत
नहीं, इन्होंने बातें लगभग खत्म कर दी, मैं बस उसको रिवाइज करा रहा हूं। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कीवर्ड्स मिल जाएंगे। पहली बात, पहली चीज क्या मिल जाएगी? कीवर्ड्स। दूसरी चीज क्या मिल जाएगी? डायग्राम्स, है ना। ऐसे से डायग्राम मिल जाएंगे, क्यों हम माथा खपाएं भाई, है ना। पीपल, प्लानेट और प्रॉफिट या कंपैशनेट कैपिटलिज्म या कंपैशनेट फेडरलिज्म का कुछ अगर डायग्राम बना, हम सीधे उसको उठा लें, ठीक है, ये बात मिल जाएगी। तीसरी चीज, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं ये बात पता चल जाएगी, भाई टॉपर एग्जैक्ट क्या लिख रहे हैं, और इसमें जो आपके डाउट्स हैं वो पता चल जाएंगे। जैसे डाउट्स कैसे, अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, खुद का एग्जांपल देके। तो पहले जब मैंने विजन वाली ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मतलब टेस्ट सीरीज मैंने विजन में ही लिखी थी, तो मैं यहाँ पे जब एथिक्स के आंसर लिखता था, खासतौर पे केस स्टडीज, तो मेरे साथ ऐसा होता ना, केस स्टडीज लिखने में मुझे 20 मिनट लग जाते थे लगभग। तो मान लो 20 मिनट लग रहे हैं, तो 6 केस स्टडीज कितने समय हो गए? 2 घंटे खत्म, है ना। अब 13 क्वेश्चन वो शुरुआत वाले बच गए, तो किस स्पीड से लिखूंगा भाई? हिंदी मीडियम से 4 मिनट 4.5 मिनट में क्वेश्चन तो होने से रहे। तो वो क्या होता था, मेरे क्वेश्चन छूट ही जाते थे हमेशा। अच्छा, इसमें क्यों छूटते थे? एक कारण ये होता था कि जब कोई भी क्वेश्चन आता था ना, तो मुझे बार बार सजेशन मिलता था कि इंट्रोडक्शन में विभिन्न हितधारकों की पहचान और एथिकल डिलेमा जरूर बताओ। ये मुझे बार बार सजेशन मिलता था। मतलब अगर कॉपी होगी मेरी चेक, तो आप देख लीजिएगा, हितधारकों की पहचान प्लस एथिकल डिलेमा, यही लिखने बैठता था तो 50-60 शब्द इसी में लग जाते थे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्वेश्चन में पता नहीं पूछा ही नहीं है। अब मैं कहता था यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब मेरा तो कंप्लीट ही नहीं होगा। 2 मिनट में आप 60 शब्द कितने समय में लिखोगे भाई? 2 मिनट तो लगते हैं ना 60 शब्द लिखने में। 2 मिनट मेरे बिना मतलब किस पे बर्बाद होते थे। मैंने कहा ये तो चीज मैनेज ही नहीं हो रही है, और अब तो मेरे लिए असंभव है एथिक्स। तो फिर मैंने क्या किया, टॉपर्स की कॉपी देखी। टॉपर्स में देखा कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं दे रहा है कई चीज में, कोई इंट्रोडक्शन नहीं। ये मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था अभी, जिस साल मेरा क्वालिफाई हुआ है कि 1 साल पहले, मुझे भूल गया। एक क्वेश्चन आया था खनन से रिलेटेड, केस स्टडी, थोड़ा केस स्टडी पे घूम रहा हूं तो आपको चीजें और मैनेज होंगी। तो खनन से रिलेटेड था, बोला था कि आप इस जिले के पुलिस अधिकारी हैं, तो आप कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। तो मैंने देखा कि टॉपर्स क्या कर रहे हैं, उसमें सीधे करंट का एग्जांपल दे रहे हैं कि हाल में ही ऐसी ऐसी व्यवस्था या ऐसी जो घटना है वो इस जगह पे देखी गई। ठीक है, अभी जैसे आपने खनन का सुना होगा कि एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर जो है एमपी में हुआ है ना, उसको पीछे लगा दिए थे तो गाड़ी स्विफ्ट, सबको पता है, सब पंचायत में सारे लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ठीक है, सीधा वही एग्जांपल कि इन्होंने क्या इनिशिएटिव लिए, आपने सीधा करंट अफेयर्स के एक एग्जांपल से इंट्रोड्यूस कर दिया और टू द पॉइंट आ गया कि जो पार्ट ए है सीधा वो बता दिए। इससे मेरा समय पे कंप्लीट होने लगा एथिक्स का पेपर। ठीक है, तो मैंने एक बात टॉपर्स कॉपी से ये समझी, वही बता रहा हूं क्लियर, कि जितना पूछा है उतना ही बताना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भले से सजेशन मिले कि ये भी बता दो वो भी बता दो, जब बोला ही नहीं एथिकल डिलेमा बताने को तो मैं क्यों बताऊं। हाँ, कई क्वेश्चन में पूछता है, तब ये नहीं कि गौरव सर ने मना किया था एथिकल डिलेमा बताने को तो मैं क्यों बताऊं, नहीं, पूछा है क्वेश्चन में पार्ट ए कि उपरोक्त केस स्टडी में मौजूद, ठीक है, एथिकल डिलेमा को बताएं, नैतिक दुविधाओं को बताएं, तो बताना है हमें, तो लिखना है पार्ट ए नैतिक दुविधाएं ये वो। तो आपको टॉपर्स कॉपी से ये बात समझ में आ जाएगी आंसर राइटिंग एग्जैक्टली क्या होने चाहिए, कौन से पॉइंट्स आपके आंसर में होने चाहिए। फिर जो आपके लास्ट लेवल पे एथिक्स वाले में जाएंगे वो होगा जो मैंने कहा था 2 तरह के एग्जाम्पल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और आपका एथिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 2 तरह के एग्जाम्पल, एक है जनरल एग्जाम्पल, ठीक है, और दूसरा है स्पेसिफिक। ठीक है, अब जनरल एग्जाम्पल का मतलब क्या, जनरल एग्जाम्पल का मतलब हमेशा ही ये सब एग्जाम्पल देते रहता हूं कि मान लो आपने गाड़ी चलानी सीखी, ठीक है, और आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, एक तरफ एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है और एक तरफ एक बच्चा जा रहा है, तो किसके ऊपर गाड़ी चढ़ाओगे? वाह, देखो वो बच्चा सही बोला, रोड के ऊपर। भाई क्यों किसी के ऊपर नहीं चढ़ाओगे भाई? ठीक है, मस्ती मजाक कर रहा हूं, ये जनरल एग्जांपल हुआ, हमने किसी का नाम नहीं लिखा, हमने बोला भैया हम ब्रेक दबाएंगे गाड़ी रोक देंगे, अगर ये भी कर सकते हैं जनरल। मुझे पता बहुत सड़ा सा एग्जांपल है, लेकिन हाँ
ये आपको जनरल एग्जाम्पल का मतलब समझाने में मदद कर रहा है कि मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है। अब मैं मान लो एक व्यक्ति का नाम लेके एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि एक्स वाई जेड से, फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे उमाकांत उमराव सर हैं, ठीक है, एमपी कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं 2013 बैच के, ठीक है। उन्होंने क्या किया एमपी में, वो अभी रिसेंट में मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कॉन्ग्रेचुलेशन और ये वो, तो मैंने उनको रिप्लाई किया सर आपका जो केस स्टडी है वो मैंने एथिक्स वाले पेपर में लिखा था। बहुत बड़ी बात हुई, मतलब मेरे लिए, मैंने कहा यार ये आइडियल लोग भी मैसेज कर देते तो बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने क्या किया एमपी में ना खेतों में ही वाटर रिचार्ज सिस्टम बना दिया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, बहुत सारे मतलब किसानों को खासतौर पे सूखे की समस्या खत्म हो गई थी, वाटर बिल खत्म हो गए थे और भूमि अपरदन मतलब समाप्त हो गया था, और ठीक है, और उसी मछली वछली पाल के इनकम भी जनरेट हो रही थी। तो ये क्या है, जब मैं नाम लिख दे रहा हूं उमाकांत उमराव ने ऐसा ऐसा किया, ये क्या है, स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। हर टॉपिक अगर आप 2 जनरल एग्जाम्पल और 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल बना ले रहे हो, बस उसी को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घुमाना है, बस यही करना है। क्वेश्चन में पूछेगा, मान लो आपने एटीट्यूड के 4 एग्जाम्पल तैयार किए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, आपने और जो भी रैंडम 2-3 चीजें आपने तैयार कर ली। अगर क्वेश्चन एटीट्यूड का किसी भी तरीके से पूछे, वही सड़े सड़े एग्जाम्पल अपने क्वेश्चन के अनुसार आपको घुमा के लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको एकदम क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए। और इसके लिए सोर्स मैंने अभी बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपर्स की कॉपी, सिलेबस जो बुकलेट है, और इसके अलावा betterindia.com पे आप सर्च कर लो, ये आपका नवाचार हो जाएगा। जैसे भाई पिछले साल के टॉपर से नई चीज आप क्या कर पाओगे, यही चीज करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स ऐड कर लो तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एथिक्स का पेपर एक बार देख लेता हूं, कुछ आपको आइडिया दे देता हूं इसमें। सर वो पेपर कहां है एथिक्स का, एक हम लोग पेपर ही देख लेते हैं एथिक्स का, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। एक देख के फिर सेशन समाप्त कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कई लोग जा भी रहे हैं, समय भी हो रहा है ना, काफी लंबा 3.5 घंटा, ठीक है। पेपर में 3 घंटा बैठना पड़ता है वैसे, ठीक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर को ही फील करिए हर जगह, जितना करेंगे ना वो आपके लिए, मतलब समझिए सिलेक्शन में सबसे ज्यादा अगर कोई एक चीज मैटर करती है तो होती है प्रैक्टिस और मैनेजमेंट ना। आजकल का जो सिविल सर्विसेज है वो मैनेजमेंट का ही गेम है। आपके पास रिसोर्स कम है, रिसोर्स मैनेज करना है, आपके पास लोग कम है, लोग मैनेज करने हैं, आपके पास झगड़ा आ रहा है, झगड़ा मैनेज करना है, यही सिविल सर्विसेज का, ठीक। एक सर मेरी कॉपी भी थी, वो दिखा दी, तो मैं अपनी कॉपी दिखा दूंगा ना एथिक्स की, मैंने अपलोड करवाई थी, मेरी कॉपी दे दी एथिक्स। हाँ वो क्या है ना, मैं अपनी कॉपी इस वजह से दिखा रहा हूं, आपको पता चले कि देखो कितना गंदा हम लोग भी लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बढ़िया और सारे क्वेश्चन एकदम सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तो वो कॉपी दिखाना मुझे लगता है इस वजह से। आप लोग में से कौन लोग हैं जो टॉपर्स कॉपी खुद से ओपन करके देखते हैं? तब भी देखो 20% लोग भी नहीं देख रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ बात है, ठीक है। आपको देखिए टॉपर्स कॉपी तो मतलब समझ लीजिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हालांकि एक बार सिलेबस खत्म होने के बाद, ठीक है, एक बार चीजें खत्म होने के बाद, पहले दिन ही देख लोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा सर। हाँ मेरी कॉपी सर वो सही हो जाएगा, उसी में क्वेश्चन होंगे, बस 1 मिनट। सर ये सेम स्ट्रेटजी सभी सब्जेक्ट पे लागू कर सकते हैं क्या? बेटर है, कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे बेटर है, मतलब देखिए सबसे सही है, लेकिन हाँ सिलेबस एक बार हो जाए तब। पहले दिन से यही सोचेंगे कर लेने का तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हमें समझ में भी तो आनी चाहिए ना चीजें। मैंने इसीलिए तो बोला एक बार बुक पढ़ लो, नहीं तो भाई एटीट्यूड आपको पते नहीं है, काम चल जाएगा, एकदम रट्टेबाज जो कोर लेवल के मान लो, कुछ नहीं समझ आता रट ले, तो तब कर लेना ऐसे, तब काम, तब यूपीएससी की तैयारी में तब 12 महीना 16 महीना नहीं लगेगा, तो आपको 4 महीने में यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। अगर एकदम घने रट्टेबाज हो, मतलब कोई भी चीज रट डालते हो तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर चीजें समझते हो, थोड़ा फील लेते हो तो इतना समय लग जाता है। सर सीसेट और इकोनॉमिक्स मतलब कहां से पढ़ेंगे वही बताइए। बस रुक जाइए, मेरा एक बार खत्म हो जाए। तो मैंने ये दिया था, मतलब ये सिलेक्शन के पहले वाला मेरी कॉपी है, चेक्ड वाली है क्या? चेक होगी तो ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी।
हाँ चेक नहीं है, बच गया। देखिए क्या बात है। ठीक है, तो ये अच्छा, ये क्यों ये वाली कॉपी दिखा रहा हूं, बहुत सारी टेस्ट मैंने घर पे भी लिए थे। ये वाली कॉपी ओरिजिनल 3 घंटे में अभ्यास हुआ था, तो मैंने वहां पे लिखा था। सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे अभ्यास वाले में ये फायदा था, पहले दिन पेपर 1 और 2 था और अगले दिन पेपर 3rd और 4th था। तो जब ये बहुत, देखिए छोटी छोटी चीजें ना जो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, तीनों लोग, इसीलिए हम तीनों लोग एक साथ आए हैं, मैटर करती हैं। कुछ चीजें उनसे मिस हो गई, कुछ चीज मेरे से मिस होगी, लेकिन तीनों लोग मिलके सब चीजें कवर कर देंगे। एग्जाम में एक चीज और भी होती है, मेंटल हरास हो जाते हो आप लोग। 3 घंटा बैठे बैठे नहीं आप लोग, कई लोग थक गए, कई लोग सो रहे हैं, कई लोग है ना उठ के पानी पी रहे हैं। ये बड़ी चीज है एग्जाम में होती है, वाकई में होती है। पता है आपको, वॉशरूम गए ना आप, मान लीजिए वॉशरूम गए, एक बार लिखते लिखते थक गए, 5 मिनट आपके गए, 4-5 मिनट तो जाता है भाई, दूर होता है, ऐसा तो होता नहीं कि आपके बगल, ये बाथरूम बगल में आपको बैठे, 4-5 मिनट में एक क्वेश्चन गया। ये मेरे साथ हो चुका है, तब मैं बता रहा हूं, ये मेरे साथ हो चुका है। उस समय मुझे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, तो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी, बार बार, मतलब हर पेपर में मिनिमम एक बार तो जाता ही था, एक क्वेश्चन छूट गया। ये रियलिटी है। और मैं आपसे एक बात बताता हूं, फिर दूसरी बात, पेपर 1 दे रहे हो, एकदम एनर्जी में हो भाई, एकदम हाथ वाथ सब सही है, पेपर 4 तक आते आते हाथ की वाट लग चुकी होती है, मतलब वो आपको दर्द हो रहा होगा, ये नसें तन चुकी होगी, एकदम अजीब सा मतलब लगता है यार, और मेंटली आप एकदम हरास हो चुके होगे, आपको लगेगा कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब चीजें आती हैं फिर भी भूला भूला लग रहा है, वो भी चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये ना, ये इस मामले में ये है कि मैंने एग्जैक्ट, तो मैं जब घर पे देता था, तो मैं वही बात आपसे बता रहा था, तो मैं जब घर पे देता था चुट्टा ही कर लेता था थोड़ा, मतलब 3 घंटे का पेपर, ठीक है, बीच में एक बार टहल आ रहे हैं, स्टॉप वॉच ऑफ कर दिए, 20 मिनट 25 मिनट घूम आए, खाना वाना खा के आए, फिर बाकी सेकंड राउंड में दे दिया। तो 3 घंटे में हो जाता था घर पे पेपर, लेकिन उसमें ब्रेक बहुत हो जाते थे। ये वाला पेपर ऐसा था कि 3-3 घंटे में सारे दिए। तो ये इस मामले में, मतलब इसीलिए मैंने ये वाली कॉपी आपके सामने मतलब दिखा रहा हूं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे क्या है, जैसे ये है ना, जैसे अब मैं थोड़ा पार्ट 1 पे एक बार देख लेता हूं। तो 150 शब्द में आपको उत्तर देने हैं, ठीक है, ऐसे लिखा ना, असीमित संपत्ति का तर्क लाभ के रूप में स्वहित की पूर्ति करने हेतु, समझी नहीं आ रहा क्वेश्चन में। ये असली एग्जाम में भी होता है, सीरियसली असली एग्जाम में यही चीज होता है। तो वाकई में जब मैं ये, अब मैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ एक बार बताता हूँ, जब मैं पेपर एथिक्स का लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले केस स्टडी सॉल्व करता हूँ। तो उल्टा से ही पेपर, मतलब ये मैं लिखता ही नहीं, तो इसको क्यों करें, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर तो शुरू कोई, अच्छा एग्जामिनर तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही चेक करेगा। तो कायदा ये होना चाहिए एग्जाम के लिए, मतलब शुरू के 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखने चाहिए, जिससे आपका इंप्रेशन बढ़िया पड़े। लेकिन शुरू के 2-3 क्वेश्चन अगर आते ही ना हो ढंग से, तब ये भी तो एक बात है भाई, इतने लंबे दे दे, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ 22 का पेपर एग्जैक्टली पूछा क्या है वो समझ ही में नहीं आ रहा है, तो लिखोगे क्या? तो अच्छा और बुरा लिखने की कोई बात नहीं। तो ये 22 के पेपर, ये रियलिटी में हम लोग साथ 22 के पेपर में हो चुका है, ठीक है। तो पहले मैं केस स्टडीज ही निकालता हूं, तो थोड़ा सा और देखिए, पहली चीज ये है ना, पन्ने पूरे भरने हैं, ठीक है। हाँ ये तो मान लो, अब सभी लोग में एक बहुत कॉमन चीज हो जाती है कि पन्ने पूरे भरने ही भरना है, ठीक। हालांकि मैं इस पेपर में लिटरली बहुत ज्यादा थक गया था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा है। अब देखिए 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये कि आप एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस आयुक्त हैं आप, और राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि नहीं, राष्ट्र क्या है, स्तर की विदेशी पदाधिकारी आ रहे हैं, और उस रास्ते में एक गंभीर रूप से बीमार एक मरीज फंस गया है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? लंबा चौड़ा आपका क्वेश्चन है। तो 3 ये हैं, ठीक है, जुड़े। अब क्या होता था, जब मैं पहले ये करता था ना, तो मैंने वही बताया कि मेरे पुराने अटेम्प्ट्स में, तो मैं सबसे पहले आंख बंद करके इस केस स्टडी से जुड़े नैतिक मुद्दे निम्नलिखित हैं, या क्या करता था, तुरंत ऐसे गोला बना के तुरंत हितधारक कि 4-5 हितधारक 6 दिखा दिया, ये हितधारक हैं, ट्रैफिक में फंसे लोग, ये वो फलाने का, सबको है ना, ये दिखा देता था। लेकिन मुझे समय के साथ ये बात समझ में आई कि हमें एक इंट्रोडक्शन देना है बस। वो इंट्रोडक्शन आप कई तरीके से दे सकते हैं, या कोई करंट न्यूज से, हितधारक बता के, या फिर नैतिक मुद्दे बता के, बस। लेकिन ये ध्यान रखना, लिमिट रखनी है 20 से 25 शब्द बस। तो आप यहां पे देखेंगे, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले केस स्टडी ही सॉल्व करता था। हालांकि 2022 के पेपर में केस स्टडी क्या दी थी, मतलब वो पढ़ जब ऊपर से पढ़ना शुरू करो नीचे तक आओ तो भूला जाता था पूछ क्या रहा था।
लंबी लंबी, ये पेपर है क्या हमारे पास 2022 वाला, शायद 23 वाला है, 23 वाला मैंने पेपर ही नहीं देखा है, जाने दो यहाँ पे, ठीक है। 22 में लंबा लंबा मतलब केस स्टडी पूछ रखी थी एकदम भयानक तरीके से, और एक एक केस स्टडी के 5-5 पार्ट्स, तो वहां पे आप लंबा इंट्रोडक्शन लिखने गए तो बर्बाद हो गए। तो मैं ऐसा करता था कि जैसे इस बार मैंने ये टारगेट सेट किया था कि 15 मिनट में केस स्टडीज होनी चाहिए, ये श्योरिटी रखो। जब 15 मिनट में होगी तो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 90 मिनट में, आपके पास बचेंगे 90 मिनट और, तो 7 मिनट आप पर क्वेश्चन अगर देते हो 13 वाले पे, तो आपके 91 मिनट लगते हैं। तो किसी आखिरी के 1-2 क्वेश्चन आप 5-5 मिनट में भी घसीट सकते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम क्लियर हो गया कि एक केस पे मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटजी थी। कुछ लोग कम भी दे लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा भी दे लेते हैं, तो जब मैं 20 मिनट देता था तो मेरे क्वेश्चन छूट जाते थे। अच्छा, जब आप 15 डिसाइड करोगे ना, तो 15 में होता नहीं है, वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, कई बार हो जाए 14 हो गया, कई बार हो सकता है इसकी 17 भी लग गया। तो वो चीजें, वो मतलब आप जब खुद पेपर सॉल्व करोगे ना, तभी आप उस बात को फील कर पाओगे। मैं लाख चीज समझाऊं, आपको फील नहीं आएगी जब तक आप खुद पेपर नहीं सॉल्व करोगे। तो ये बात हो गई। तो अब यहां पर देखोगे, यहां पर मैंने क्या किया, शॉर्ट में सीधा हितधारक बता दिया, खत्म, इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म, देखो, है ना। अब सीधा कुछ पार्ट ए शुरू कर दिया, देख रहे हो, सीधे मैंने पार्ट ए शुरू किया, क्योंकि मुझे कोई इंट्रोडक्शन और समझ में नहीं आ रहा था। भाई 20-25 शब्द में मैंने क्या बोला है, आपका एक टारगेट है इंट्रोडक्शन लिखना है, चाहे वो नैतिक मुद्दे बता दो, चाहे नैतिक दुविधा बता दो, या हितधारक बता दो, या कोई करंट अफेयर्स की न्यूज दे दो। तो मुझे यहां पे कोई करंट अफेयर्स समझ में नहीं आ रहा था, नीचे मुद्दे पूछ ही रखे थे। अब मैं बताता दुविधा, देखो समझना, कैलकुलेशन दिमाग की आपको समझा रहा हूं। मैं दुविधा बताता तो मुझे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता, फिर दुविधा में सोचने में समय लगता ना भाई, किस किस चीज के बीच की दुविधा है, वो सोचने में समय जाता। तो इससे बढ़िया सीधे सीधे शॉर्टकट मारो, हितधारक बता दो, हितधारक बताने से फायदा होगा। अच्छा, एथिक्स मुझे लग रहा है ना कि आप लोग ने, कई लोगों ने अभी पढ़ा भी नहीं होगा ना एथिक्स, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सुन लीजिए, बाद में काम आएगी, ये बातें बाद में काम आएगी, फ्यूचर, ठीक है। क्यों, हाँ, मुझे आप लोग के चेहरे देख के लग रहे हैं कि सर ये तो हमने आज केस स्टडी जीवन में, किसने किसने पहली बार जीवन में केस स्टडी देखी है? हाँ, मतलब है कुछ, ठीक है। अभी जिन लोगों को समय होगा ना, कोई बात नहीं। हितधारक जब हम पहले देख लेते हैं तो क्या होता है, जब केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो हेल्प मिलती है। जैसे जब कोई डिसीजन मेकिंग करना होता है तो सारे हितधारकों का बैलेंस हो जाए, ये हमारा डिसीजन होता है, ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, तब आगे निकलते हैं। तो मैंने क्या किया, फिर सीधे मुद्दे बता दिए, यातायात जोड़ने से रुके, यातायात रोकने से जुड़े मुद्दे, यही पार्ट 1A में पूछा, सीधे मुद्दे बता दिए कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 1G, ऐसे थोड़ा स्पेसिफिक लिख दिया एग्जाम्पल लेके, ये टू द पॉइंट। फिर उपलब्ध विकल्प पूछा था, डायरेक्ट विकल्प बता दिया, गुण दोष, ठीक है। और आप देखिएगा पन्ना पूरा भरा है, पन्ना नहीं खाली छोड़ा है, ठीक है। तो ये खत्म करके खत्म। तो केस स्टडीज में क्या करता था, 15-15 मिनट में, तो शुरुआत की 3-4 केस स्टडी लिखी, ठीक है। मैं ऐसे पेपर ऐसे अटेम्प्ट करता था, 4 केस स्टडी शुरू में लिख लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे गया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से फिर पूरा कंप्लीट किया। तो मान लो अगर मेरे पास 25 मिनट ही बचे, सपोज थोड़े समय कम भी बचा, तो मैं क्या करूंगा, जो आखिरी की 2 केस स्टडीज है, तो वहां पे इंट्रोडक्शन लिखूंगा ही नहीं, सीधे पार्ट ए डैश पार्ट बी डैश। तो ये एग्जामिनर को भी फील आएगी कि यार इसने इतना लिखा है तो समय थोड़ा कम पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। इसमें कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं, खासतौर पे वो दार्शनिक वाले। तो हमने क्या किया था ना, हाँ, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, होता ही है ना। एक चीज और भी है, जैसे पहले कई बार क्या करता था, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे उसमें नंबर नहीं लिखा होता था ये किसका है, ठीक है, ये नाम ही नहीं लिखा होता था। अभी क्या करता है, नाम लिख के दे देते हैं। लेकिन इस बात से फर्क पड़ता है क्या किसका है स्टेटमेंट? है ही नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें तो भाई ये चीज का मीनिंग, परिवर्तन अपरिहार्यता के पहियों पर नहीं चलता है, बल्कि निरंतर संघर्ष के माध्यम से आता है। इस चीज की मीनिंग हमें जानना है बस, ठीक है, कि फिक्स चीज नहीं है, बल्कि आप परिवर्तन तभी लाएंगे जब संघर्ष करेंगे, चेंज, मतलब आपके अंदर एफर्ट आएगा तभी। और जब ऐसे वाली चीजों की प्रासंगिकता बतानी होती है तो 3 से 4 एग्जांपल्स आप बताएंगे। तो किस तरह के एग्जांपल, ये एस्से वाले में जतिन भाई पहले से बता चुके थे। जैसे आप व्यक्तिगत स्तर पे बता सकते हैं, ठीक है, आप संस्थागत स्तर पे बता सकते हैं। संस्थागत मतलब कोई कंपनी का एग्जांपल लेके बता दिया कि इस कंपनी में परिवर्तन, ठीक है, निरंतर प्रयास के माध्यम से आया। पहले कंपनी डूब रही थी, बाद में ये व्यक्ति आए, इन्होंने संघर्ष किया, कंपनी संभाल ले गए, ठीक है। तो व्यक्ति के स्तर पे, संस्था के स्तर पे,
परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ये 5-6 लेवल होते हैं जिसमें आप इन एग्जाम्पल्स को पुट करके ये वाला जो बात है वो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ही आती है, बाकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपको डिफिनीशन पता है, आपको एग्जांपल्स पता है, आप कर लोगे। ये वाले क्वेश्चंस इनोवेटिव होते हैं, तो मैंने आपको कुछ रटा तो देखो मैंने ऐसे सीधे सीधे व्यक्तिगत स्तर पे, और आपका समय बच जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में मेरा फैब्रिकेटेड है, प्री फैब्रिकेटेड है, एकदम फिक्स कि यही हेडिंग दूंगा व्यक्तिगत स्तर पर। भाई 2 ही क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन में अगर मैं सिमिलर हेडिंग दे दूंगा तो उसको क्या पता कि मैं ऐसा रट के आया था कि यही लिखूंगा, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसे व्यक्तिगत स्तर पर देखो, सामाजिक स्तर पर दास्ता की समाप्ति, लैंगिक न्याय, निरंतर संघर्ष, भारत का स्वाधीनता संग्राम, सीधे राष्ट्र के स्तर पर, ठीक है, खत्म। क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं था। मुझे याद है जब मैं ये लास्ट क्वेश्चन था इसमें, तो मुझे याद है कि 2 या 2.5 मिनट मेरे पास समय बचा था, तो मैंने देखो एकदम डायरेक्ट लिखा है सीधे, मार्टिन लूथर किंग परिवर्तन हेतु निरंतर संघर्ष की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, बस खत्म। आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। एथिक्स को लेके मुझे ये बात आपसे डिस्कशन करनी थी, ठीक है। डाउट्स आप लोग पूछ लीजिए, तीनों लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, ठीक है। हेलो सर। हाँ, ऑप्शनल के बारे में थोड़ा बता दीजिए, किसको क्या रखना चाहिए? ऑप्शनल के बारे में थोड़ा क्या, कौन है? हाँ, क्या ऑप्शनल है आपका? अभी सर कुछ सोचे नहीं है, वही मैं जानना चाहता हूँ कि अच्छा, क्या ठीक ठीक ठीक, मैं एक चीज बस इसमें तब 1 मिनट हम लोग समय दे लेते हैं, ठीक है। तीनों लोग इस पे व्यूज दे लेंगे। मैं एक बात आपसे बोलूंगा, देखो ऑप्शनल डिसाइड करना, हाँ ठीक है, उसको क्वेश्चन आंसर राउंड में, ठीक है, हाँ ठीक। हाँ मैं बताता हूं, इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लें।